हेलो एवरीवन। कॉमर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं ट्वेल्थ क्लास कंपनी अकाउंट्स के लिए फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल शुरू करने जा रहा हूँ। आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं लूँगा कि कंपनी अकाउंट्स में कंपनी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो ऑल दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज मैं लेने वाला हूँ, इसलिए बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। आज सिंपली थ्योरी का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब शुरू करेंगे तो उस समय मैं बोर्ड भी यूज करूंगा। और आप लोग स्टार्ट करें देखना वीडियो और शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट्स रह जाएगा आप लोगों का। और मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों को कोई कोचिंग भी दोबारा ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर हियर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी क्या होती है, कंपनी मीनिंग क्या है, कंपनी का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप लोगों को होगी तो पता होगा कि आप कंपनीज एक्ट जो हम पढ़ते हैं, अभी हम कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करेंगे। और उसी में हमें कंपनी के बारे में बताया गया है, कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में हमें कंपनीज को डिफाइन किया गया है। तो क्या हम क्या, अगर उसकी बात करें तो क्या देख रहे हैं कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी का डेफिनेशन हमें दिया हुआ है। इसके बारे में सिंपली ये कहा जा रहा है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या मतलब हुआ जी? तो सिंपली इस एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी का मतलब ये हो गया कि कंपनी इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो, यानी कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। दूसरी चीज की, और एनी प्रीवियस लॉ, ओबियसली 2013 से पहले भी हमारी कोई ना कोई कंपनी लॉ होगी, लाइक कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 1956 थी, तो उसके अंडर अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो प्रीवियस कोई भी लॉ हो उसके अंडर अगर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनी माना जाएगा। तो सिंपली हमें कंपनीज एक्ट 2013 में इतना ही बताया गया है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। तो इससे तो बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें कंपनी का मतलब क्या है। एक और डेफिनेशन हम लेते हैं, प्रोफेसर हैने ने हमें डिफाइन करके दिया है। प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, क्या उन्होंने कहा कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इन्होंने क्या कहा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या हो गया? देखो, दो टाइप के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन लाइक ह्यूमन बींग, जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, बट आर्टिफिशियल पर्सन का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वी मीन टू से कि आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जिस्टेंस एज पर लॉ होता है, यानी उनका क्रिएशन एंड अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ओबियसली आर्टिफिशियल पर्सन है तो लॉ के थ्रू ही क्रिएट किया जाएगा, नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल आर्टिफिशियल पर्सन। एंड बाय हैविंग सेपरेट एंटिटी, लॉ के थ्रू क्रिएटेड है कंपनी और उसकी एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब कि कंपनी का ओन एग्जिस्टेंस है, इसके मेंबर्स या ओनर्स या मैनेजमेंट से अलग इसकी एक एग्जिस्टेंस है। तो कंपनी हैज इट्स सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पर्सनालिटी। और क्या कहा जा रहा है? विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इसको देखेंगे, क्लियर करेंगे। यहां पर इतना ही आप लोग समझ लो कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि कंपनी इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगी। कंपनी के मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, बट कंपनी कंटिन्यू रहेगी फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड हैव अ कॉमन सील। हैव अ कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी के पास एक अपना कॉमन सील होगा, जिसके थ्रू जितने भी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट कंपनी के होंगे उसको कॉमन सील के थ्रू ऑथराइज करती है, यानी
कॉमन सील एक बार कंपनी का स्टैम्प्ड हो गया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड हो गया, कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इन दो डेफिनेशन से इतना तो कुछ कुछ चीजें हमें क्लियर हो रहा है कि कंपनी क्या है। ठीक है, और देखें तो कंपनी कह लो या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कह लो, एक ही बात है। इज एन एंटिटी, एंटिटी मीन्स कि इट्स हैज अ सेपरेट पर्सनालिटी, it's an entity incorporated by group of persons or through the process of law for undertaking a business। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस मिलके इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी इसका फॉर्मेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और नॉर्मली कंपनी को जो फॉर्म किया जाता है मेन पर्पस बिजनेस होता है, तो फॉर बिजनेस पर्पस ही कंपनी को रजिस्टर्ड कराया जाता है। और हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज इट्स क्रिएटेड थ्रू लॉ, लॉ के थ्रू ही इसको क्रिएट किया जाता है, इसलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग कंपनी नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स हैज अ सेपरेट पर्सनालिटी and it's an artificial person because it's created by law। and another thing we can say that कि it has a separate personality, already we have discussed, and artificial person because it is created by law and it has a separate personality which is distinct from its owners। कंपनी के अब शेयर्स की बात करते हैं, शेयर कैपिटल या शेयर्स क्या होते हैं कंपनी के केस में। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, यानी वो पैसा जो ओनर्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब कंपनी के केस में हमें ज़्यादा यूज अमाउंट, यूज कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें मोर देन वन ओनर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ओनर्स हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में करोड़ों हो सकते हैं। तो कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं उनको हम मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कहते हैं। और कंपनी का जो होल कैपिटल होगा उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन यूनिट्स को हम शेयर्स कहते हैं। दैट्स वाई हम होल कैपिटल को, कंपनी के होल कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। और इसके जो शेयर कैपिटल होल कैपिटल हो गया, और जो लोग भी शेयर्स को परचेज करते हैं यानी कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको हम मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या ओनर्स कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कंपनी के केस में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एक सेपरेट एंटिटी है, ये इसके ओनर्स या मेंबर्स से ये अलग है, इसकी एक अलग पर्सनालिटी है बिकॉज इट इज क्रिएटेड थ्रू लॉ। और इसका परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स कि इसके मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इट्स अ सेपरेट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इंसॉल्वेंसी और डेथ। मेंबर्स या ओनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी, इसके मेंबर्स चेंज होते रह सकते हैं। तो बेसिकली एक डेफिनेशन और मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया कि कंपनी क्या होती है। और इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, फीचर्स इसके क्या क्या हैं कंपनी के, उसको करने से कंपनी के बारे में और भी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो हम फीचर्स की बात करते हैं। आप लोग चाहो तो बुक रेफर कर सकते हो, टी.एस. ग्रेवाल, मैं भी रेफर कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो रेफर कर लो। तो फीचर्स में हमने देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कि इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन की बात होती है। तो कंपनी एग्जिस्टेंस में तभी आएगी जब उसका रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन होगा। अगर इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कंपनी का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन में देखा कि कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में उसका एक लीगल एंटिटी बनता है, अदरवाइज कंपनी का कोई लीगल एंटिटी नहीं होगी जब तक उसको हम रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया कि रजिस्ट्रेशन कराना हमें जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है।
सेकेंड पॉइंट है कि इसका कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी क्या है जी? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि ये लॉ के थ्रू क्रिएटेड है और इसकी एक अलग से पर्सनालिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब कि इसकी अलग से एक लीगल पर्सनालिटी है, लीगल एंटिटी है, और इसके मेंबर्स या जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनसे अलग इसकी एग्जिस्टेंस है। यानी कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करती है तो उसके लिए कंपनी की लायबिलिटी बनेगी, कंपनी उसके लिए मेन लायबल कंपनी होगी। तो इसी को हम कहते हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, दैट्स वाई जब हम अकाउंटिंग भी करेंगे तो कंपनी के लिए अकाउंटिंग होती है, न कि उसके मेंबर्स, ओनर्स या शेयर होल्डर्स के लिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्या कहा जा रहा है जी? कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है जी? कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसका क्रिएशन लॉ के थ्रू होता है और लॉ के अकॉर्डिंग ही इसकी पर्सनालिटी है, यानी इन द आईज ऑफ लॉ इसका एग्जिस्टेंस है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कंपनी के अपने होंगे। कंपनी कैन ओन इट्स ओन प्रॉपर्टी, ठीक है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस बैंक्रप्सी वी कैन सू, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है या कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है। तो कंपनी कैन बी शू और बी शूड बाय अनदर पर्सन। तो इस तरह से कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है अदर देन ओनर या शेयर होल्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा? परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी हमें पता है कि कंपनी लॉ के थ्रू क्रिएटेड है तो ऑब्वियसली उसका वाइंडिंग अप भी लॉ के थ्रू ही होगा। कंपनी के ओनर्स, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स या मैनेजमेंट के चेंज होने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी अपनी चलती रहेगी, कंपनी कंटिन्यू रहेगी। दैट्स व्हाई वी कॉल परपीचुअल एग्जिस्टेंस, यानी इंडेफिनिट पीरियड के लिए कंपनी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि लॉ के थ्रू उसको वाइंड अप नहीं किया जाए। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी यानी कंपनी के जो ओनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज होती है लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी के केस में हम क्या देखते हैं कि लिमिटेड बाय द अमाउंट ऑफ या बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है या लिमिटेड बाय द गारंटी हो सकता है। लिमिटेड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब कि जिस अमाउंट का, जितने अमाउंट के लिए शेयर होल्डर्स ने होल्ड किया है वो अमाउंट की लायबिलिटी उनके ऊपर है। या ओनर शेयर होल्डर्स ने अगर कुछ गारंटी दिया है, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उस गारंटी के केस में गारंटीड अमाउंट तक का ही उसकी शेयर होल्डर्स या ओनर्स की लायबिलिटी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर्स क्या है? तो नेक्स्ट फीचर्स का जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होंगे। इसमें भी कुछ कंडीशंस है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स नॉर्मली ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो उसके शेयर्स फुली ट्रांसफरेबल होते हैं। कोई भी अपने शेयर होल्डिंग्स को कभी भी सेल कर सकता है। तो इट मीन्स कि शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं कंपनी के केस में। नेक्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स करोड़ों में होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के केस में करोड़ों में शेयर होल्डर्स होते हैं। अब सारे के सारे तो मैनेजमेंट का काम करेंगे नहीं, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? तो उसमें से डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है और जो डायरेक्टर्स होते हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि शेयर होल्डर्स अलग होंगे और डायरेक्टर्स अलग होंगे। तो मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वही कंपनी को मैनेज करते हैं। बट शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओनरशिप अलग हो गया और मैनेजमेंट अलग हो गया। कॉमन सील की हमने लास्ट, हमारा फीचर्स क्या है जी? कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में हमने पहले भी देखा कि कॉमन सील क्या होगा?
तो कंपनी अपने सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉमन सील के थ्रू वैलिड कर सकती है, ऑथोराइज कर सकती है, और वो सारा लायबिलिटी कंपनी की होगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करती है कंपनी कॉमन सील के थ्रू, उसकी लायबिलिटी भी कंपनी के ऊपर होगी। तो ये हमने कंपनी के मीनिंग्स, डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। अब बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। तो मेजरली हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ कंपनी में 3 कैटेगरीज में हम कंपनी को डिफाइन करते हैं: 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके अलावा भी कुछ और हमारे क्लासिफिकेशंस होंगे, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं। 1 पर्सन कंपनी ये न्यू कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था। इस कंपनीज एक्ट 2013 में हमारा 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंडर हमें 1 पर्सन कंपनी को डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 हमें क्या कहता है, तो डिफाइंस 1 पर्सन कंपनी एज अ 1 पर्सन कंपनी means a company which has only 1 person as a member। यानी इस सेक्शन में हमें सिंपली इतना कहा गया कि 1 पर्सन कंपनी हम उस कंपनी को कहेंगे जिसमें केवल एक मेंबर होगा। एक मेंबर मतलब जिसका ओनर एक होगा। नाम से भी क्लियर है, 1 पर्सन कंपनी यानी जिसका मेंबर या ओनर एक होगा। रूल 3 में कुछ और हमें बताया गया है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 में हमें 1 पर्सन कंपनी के बारे में कुछ और क्लैरिटी है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। यानी 1 पर्सन कंपनी के लिए नेचुरल पर्सन ही कर सकता है। नेचुरल पर्सन लाइक ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उसकी बात करें तो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। यानी कोई फॉरेन नेशनल 1 पर्सन कंपनी नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ ओनली 1 सच कंपनी। यानी एक इंडिविजुअल पर्सन केवल एक ही 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन कर सकता है, या एक ही 1 पर्सन कंपनी के लिए नॉमिनी हो सकता है। एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनी कोई एक इंडिविजुअल नहीं फॉर्म कर सकता। थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है कि इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर द चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल एनजीओ, इसके लिए 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट्स ऑलवेज फॉर बिजनेस, द बिजनेस पर्पस के लिए ही 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें कि इट कैन नॉट कैरी आउट एनी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल एक्टिविटीज इस 1 पर्सन कंपनी के अंदर नहीं किया जा सकता है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इस टाइप के एक्टिविटीज को 1 पर्सन कंपनी के अंडर नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर 1 पर्सन कंपनी की इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। 1 पर्सन कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि पेड अप कैपिटल क्या होता है। अभी यहाँ पर इतना ही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 1 पर्सन कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। टर्नओवर मींस सेल्स, यानी 1 पर्सन कंपनी का जो सेल होगा उसका अगर एवरेज ले, पीछे के 3 सालों का अगर हम एवरेज लेते हैं 1 पर्सन कंपनी के टर्नओवर का यानी सेल्स का, तो वो भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। क्लियर है। एंड लास्ट कि 1 पर्सन कंपनी के केस में मिनिमम 1 डायरेक्टर हमने देखा कि 1 पर्सन भी कर सकता है इसमें। बट डायरेक्टर्स की बात करें
तो मिनिमम 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम का लिमिट कितना है जी, तो 15 डायरेक्टर्स। तो 1% कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। तो ये हमने 1% को डिस्कस किया, 1% कंपनी को डिस्कस किया। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ देखते हैं कि क्या डिफाइन किया गया है। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हमें कहा गया है कि अ प्राइवेट कंपनी इज वन व्हिच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आगे हम बात कर रहे हैं, तो एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इसमें प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एट प्रेजेंट वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 29 मई 2015। यानी नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी के लिए, उसको हटा दिया गया है। तो एक प्राइवेट कंपनी अगर आपको फॉर्म करनी है तो उसके इसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, उस रिस्ट्रिक्शंस के को फॉलो करना होगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शंस हटा लिया जाए तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी। तो एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कुछ अपने ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगाती है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। ऑब्वियसली कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, यानी राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो प्राइवेट कंपनी के होते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होता है। यानी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स, मेंबर्स या ओनर्स होंगे वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता उनका शेयर्स, जैसे कि पब्लिक कंपनी के केस में होता है। सेकेंड पॉइंट और क्या है इसमें, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू और क्या रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाया गया है, तो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी, limit the number of its members excluding its present or past employee members to 200। 1% कंपनी को तो हटा ही देते हैं, उस ऑलरेडी उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि लिमिट द मेंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज मेंबर्स टू 200। यानी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होंगे प्राइवेट कंपनीज में, तो 200 होंगे। यानी 200 से ज्यादा इसके मेंबर्स या ओनर्स या शेयर होल्डर्स नहीं हो सकते हैं। और बात करें वेर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर। हाँ, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस जो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जी, तो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकती है, पब्लिकली इनविटेशन नहीं दे सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ओपनली मार्केट से नहीं सब्सक्राइब किया जा सकता है, नहीं परचेज किया जा सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हम ये सारा रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस को प्राइवेट कंपनी ने फॉलो करना है। अगर प्राइवेट कंपनी उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करती है तो फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, हमने 1% कंपनी में देखा कि एक पर्सन भी कंपनी को शुरू कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2% का होना जरूरी है स्टार्ट करने के लिए। मिनिमम 2% तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स हमने देखा 200। अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एटलीस्ट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो लाइक 1% कंपनी, इसमें भी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जब भी होगा तो प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद हमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी है। हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद हमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना है और पब्लिक कंपनी के नाम के बाद
लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई विच कंपनी इज प्राइवेट कंपनी एंड विच इज पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, अब हमने 1% कंपनी डिस्कस कर लिया, प्राइवेट कंपनी को डिस्कस कर लिया, अब पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी के बारे में क्या बताया गया है जी? तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 of the Companies Act 2013, a public company is a company which is not a private company। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या कहा कि इस सेक्शन में हमें क्या बताया गया कि वो कंपनी, पब्लिक कंपनी हम किसको कहेंगे जी? तो जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी के ऊपर नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, बट इसमें भी नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट हटा दिया। तब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही खत्म है, कितना भी हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। और इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कोई प्राइवेट कंपनी अगर किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जो ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है ये भी प्राइवेट कंपनी ना होके पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन किस चीज का था जी? तो पहला रिस्ट्रिक्शंस तो ये था कि अपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या था जी? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? 200। एंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन इज कि पब्लिकली अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती है प्राइवेट कंपनी। तो ये तीनों ही अगर रिस्ट्रिक्शंस हम हटा देते हैं तो प्राइवेट कंपनी ना होकर पब्लिक कंपनी हो जाएगी, यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, यानी राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की भी कोई लिमिटेशन नहीं होगी पब्लिक कंपनी के केस में। और पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन ओपनली मार्केट में जाके कर सकती है, पब्लिकली कर सकती है, इस तरह का उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। में हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। तो 7 लोग मिलके ही पब्लिक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में कितना था जी? तो 2 मेंबर्स प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में। डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 15, नॉट मोर देन 15 मीन्स 15। तो इस तरह से हमने क्या, अगर मेंबर्स की बात कर लें तो 1% कंपनी में 1% हमने क्या देखा कि 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर और नॉट मोर देन 15। तो मैक्सिमम लिमिट तो सबके लिए सेम है डायरेक्टर्स की, यानी 1% कंपनी में भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते, आपके प्राइवेट कंपनी में भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते, पब्लिक कंपनी में भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। मिनिमम की देखें 1% में 1 होना चाहिए मिनिमम और प्राइवेट कंपनी में आपके मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो मिनिमम मैक्सिमम का ये लिमिटेशंस हो गया। इसके अलावा कुछ और मैंने क्या बताया था कि ठीक है 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये 3 तो हैं ही। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं कंपनीज का, लाइक कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, या कई बार अब लिमिटेड लायबिलिटी है तो लिमिटेड बाय गारंटी है या लिमिटेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स है। तो इस तरह से कंपनी को 3 कैटेगरी हम और दे सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हम कह सकते हैं। अब 2 टाइप की लिमिटेड कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उसमें लिमिटेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है या लिमिटेड बाय
गारंटी हो सकता है। द लिमिटेड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है कि अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अकाउंट्स, यानी if any unpaid on shares respectively held by them is termed as company limited by shares। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 हमें इस बारे में बताता है कि लिमिटेड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब कि जितने अमाउंट का शेयर्स मेंबर्स ने परचेज किया है केवल उस अमाउंट की ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा अमाउंट की उनकी लायबिलिटी नहीं है। तो सपोज करो कि 10 रुपए का शेयर है, अगर किसी पर्सन ने 10 रुपए के शेयर्स को 100 शेयर्स अगर उसने परचेज किया तो 10 इंटू 100 यानी टोटल 1000 रुपीज जो उसकी वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसी की लायबिलिटी उसकी बनती है। तो अगर 1000 उसने पे कर दिया तो कोई लायबिलिटी नहीं है, 1000 से कम जितना उसने पेमेंट किया है उसकी लायबिलिटी उसकी बनेगी। सपोज करो कि उसने 800 अमाउंट ही पे किया तो जो बैलेंस रिमेनिंग 200 अमाउंट है उसकी लायबिलिटी उसकी बनेगी। तो इसको कहते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स। और लिमिटेड में लिमिटेड लायबिलिटी बाय द गारंटी। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी लेते हैं। तो इन केस ऑफ वही कहा जा रहा है कि इट इज अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू such amount as the member may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। तो wound up के केस में सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में हमें क्या कहा जा रहा है, जितने भी हम सेक्शंस करेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 की ही करेंगे क्योंकि लेटेस्ट एक्ट हमारा यही है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में क्या कहा गया कि अगर कोई भी मेंबर या शेयर होल्डर्स किसी अमाउंट की गारंटी देता है कंपनी को कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंडिंग अप के केस में जिस अमाउंट की गारंटी देता है उस अमाउंट उसको देना पड़ेगा, उसके एसेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनी अनलिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी उस केस में हो सकता है। ये सेक्शन हमें 2 सबसेक्शन 92 सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में हमें बताया गया है कि इट कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही इस टाइप की जो कंपनीज होंगी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 उनको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। और इस केस में जो ओनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे या मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो इस केस में इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है अप ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, डेट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। ऑब्वियसली अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो अगर कंपनी का डेट है, पेमेंट करना है थर्ड पार्टी को, तो उस केस में मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल आउट करके भी उस डेट को पूरा किया जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी क्या डिस्कस किया जी, बट तो हमने कंपनी को डिफाइन किया। एक बार ब्रीफ कर देता हूं मैं फिर से। कंपनी के बारे में हमने क्या देखा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसके मेंबर्स, ओनर्स या शेयर होल्डर्स से इसकी एक अलग पर्सनालिटी होती है, इसका एक कॉमन सील होता है, उस कॉमन सील के थ्रू ही अपने डॉक्यूमेंट को ऑथोराइज करती है। कंपनी के जो कैपिटल होता है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, उस शेयर कैपिटल को ही हम स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको शेयर्स कहा जाता है। और जो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या कंपनी शेयर्स को परचेज करते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाएगा। उसके बाद हमने कंपनी के को काइंड्स ऑफ कंपनीज की हमने बात की। तो मेनली हमारे 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात कही हमने, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन हम कंपनी में हमने क्या देखा कि 1 पर्सन कंपनी के फॉर्मेशन के लिए इंडियन सिटीजन और ह्यूमन बीइंग यानी नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है, तभी वो 1 पर्सन कंपनी का फॉर्मेशन कर सकता है। 1 पर्सन कंपनी में हमने क्या देखा कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज वो नहीं करेंगे, और मिनिमम 1 डायरेक्टर मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में हमने देखा
कि ये अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के थ्रू कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये अपने ऊपर लगा लेते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। प्राइवेट कंपनी की हमने क्या देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर मेंबर्स इसके 200 यानी इससे ज़्यादा नहीं होंगे, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को प्रोहिबिट एनी इनविटेशन यानी पब्लिकली इनवाइट नहीं, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद हमने पब्लिक कंपनी के बारे में देखा। पब्लिक कंपनी के बारे में हमने क्या देखा कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पब्लिक कंपनी के ऊपर नहीं होंगे। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स यानी 7 ओनर्स का होना जरूरी है, और मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लैक्स करोड़ कुछ भी हो सकते हैं। तो सेक्शन 271 सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 हमें पब्लिक कंपनी के बारे में बताता है। एक चीज और इसमें न्यूज थिंग हमने क्या देखा कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो वो भी पब्लिक कंपनी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी नहीं रह जाएगी। डायरेक्टर्स मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। थोड़े से और हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। वैसे तो वही है, हम 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या देखते हैं जी। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मैंने क्या बताया, 1% कंपनी में मिनिमम 1, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स की अगर बात करें तो 1% में 1, नॉट मोर देन 1, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 और जबकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं है। शेयर्स ट्रांसफरेबल की बात करें तो क्या है जी, तो 1% कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल नहीं है, वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हाँ, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। प्रोस्पेक्टस के बारे में बातें, होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में तो उसके लिए उसको प्रोस्पेक्टस लाना होता है। तो ऑब्वियसली 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिकली सब्सक्राइब होते ही नहीं है, तो इनके लिए प्रोस्पेक्टस की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक कंपनी को पहले प्रोस्पेक्टस अपना लाना होता है, उसमें जितने भी कंपनी के टर्म्स कंडीशंस हैं वो सारे डालने होते हैं, और उसी टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग पब्लिक उनके पब्लिक कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली अगर इसके देखें, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स 1% कंपनी में कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में सब्सक्राइब कर सकती है, यानी पब्लिकली इनवाइट कर सकती है, इनविटेशन दे सकती है कि उसके शेयर्स को सब्सक्राइब किया जाएगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के केस में हमने क्या देखा, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1% कंपनी में मिनिमम 1 मैक्सिमम 15, प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम 1 मैक्सिमम 15, और पब्लिक कंपनी के केस में सॉरी प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑब्वियसली 1% कंपनी में कोई अलॉटमेंट, अभी अलॉटमेंट मैंने कराया नहीं, आगे जब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है वो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 1% कंपनी के लिए कोई नॉट अप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी के केस में कई बार डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको कितना शेयर से अलॉट करना है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बाद तभी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना क्या होता है उसके बारे में सेबी का गाइडलाइंस क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स में 1% कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट्स का मीन्स कि कंपनी क्या पब्लिक मार्केट से मनी एक्सेप्ट कर सकती है, लाइक बैंक में पब्लिक डिपॉजिट्स होता है तो क्या कंपनी भी एक्सेप्ट कर सकती है इस टाइप के डिपॉजिट्स। 1% कंपनी नो, प्राइवेट कंपनी cannot accept deposits from the public but public company can accept deposits from the public।
तो ये चीज क्लियर हो गया। नेम हमने देखा क्या, 1% कंपनी के साथ ओपीसी वर्ड यूज किया जाता है, ओपीसी 1% कंपनी। तो जब भी 1% कंपनी का फॉर्मेशन होगा तो नेम, कंपनी का जो भी नेम होगा उस नेम के बाद ओपीसी वर्ड यूज किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी के केस में मैंने क्या बताया था कि नेम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया जाएगा, और पब्लिक कंपनी के केस में नेम के बाद पब्लिक लिमिटेड, सॉरी, पब्लिक कंपनी के केस में ओनली लिमिटेड वर्ड यूज किया जाएगा। तो आज ये हमने कंपनी और काइंड्स ऑफ कंपनीज को कवर किया, और आगे मैं इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो कवर करूंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स ओबियसली बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बोर्ड पर कराऊंगा, और कोशिश मैं ये करूंगा कि आप लोगों की कोई भी डाउट न रह जाए और क्लियर हो जाए, और कहीं दूसरी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। तो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करना, इसका बेल आइकन हिट कर देना, लाइक ज़रूर करना। आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और फिर फर्दर बेहतर से बेहतर मैं करता जाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो अगर कुछ फीडबैक हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको पॉजिटिवली आप लोगों के लिए वो करूँगा। तो थैंक यू।